देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त है खबरें सुपरफास्ट का। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो श्वेता की शादी की रिसेप्शन का है, जिसमें सुशांत भी नजर आ रहे हैं। वीडियो ट्वीट करते हुए श्वेता ने लिखा, मेरी शादी की रिसेप्शन में भाई मुझे गले लगाते हुए। मुझे याद है रिसेप्शन से एक दिन पहले उसने मुझे गले लगाया और रो पड़ा। सुशांत की बहन कीर्ति ने सुशांत को याद करते हुए कहा कि काश मैं उस दौर में लौट पाती। सुशांत केस में मुंबई में आज जांच का 5वां दिन है, जहां सीबीआई सुशांत से जुड़े कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कल सीबीआई ने 11 घंटे लंबी पूछताछ की। सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुई पूछताछ रात को करीब 9:30 बजे खत्म हुई। इसके अलावा कुक केशव से भी लंबे सवाल जवाब किए गए। पहली बार सीबीआई ने केशव से पूछताछ की। अब सीबीआई का अगला टारगेट सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती है, जिसे जल्द ही सीबीआई सम्मन भेज सकती है। रिया के अलावा भाई शौविक और पिता इंद्रजीत को भी सीबीआई पूछताछ के लिए बुला सकती है। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें रिया मुख्य आरोपी हैं, जिस पर सुशांत के पैसों की हेराफेरी और सुशांत को सुसाइड करने के लिए उकसाने का आरोप है। जब से सीबीआई की जांच शुरू हुई है तब से रिया नजर नहीं आ रही हैं। खबरों की माने तो रिया आजकल अपने घर में ही बंद रहती हैं। रिया के सोसाइटी के गार्ड से जब आज तक ने बात की तो उसने जानकारी दी कि बीते कई दिनों से वो अपने घर से बाहर नहीं निकली हैं। लास्ट अभी नहीं बताएंगे, लास्ट कभी आजकल जो महीना से ऊपर हो गया। महीना से ऊपर हो गया? आपको दिखी नहीं? ना। पहले कब दिखती थी जनरली? हाँ, पहले देखते थे। कहाँ दिखती थी? यहीं घूमते फिरते या कि गाड़ी से कभी आता था। सीबीआई जांच से पहले ईडी ने रिया से कई दौर की पूछताछ की थी। उसी समय वो घर से बाहर निकली थी। उसके बाद से वो घर से बाहर नहीं दिखाई दी। सीबीआई ये भी तय करना चाहती कि सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या, जिसे लेकर सीबीआई ने सुशांत के बांद्रा स्थित फ्लैट पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया था। सीबीआई को मिली अब तक जानकारी के मुताबिक पंखे से मैट्रेस तक की हाइट 5 फुट 11 इंच तक है। सुशांत की हाइट 5 फुट 10 इंच थी, लेकिन सुशांत कहते थे उनकी हाइट 6 फुट है। बेड से मैट्रेस की हाइट 1 फुट 9 इंच है। मैट्रेस की हाइट 8 इंच है। कमरे की छत से मैट्रेस की हाइट 9 फुट 3 इंच है। पीओपी से फ्लोर तक की हाइट 8 फुट 11 इंच है। 8 फुट 11 इंच की पोजीशन में सुशांत की बॉडी मिली थी। बाथरोब की बेल्ट भी टूटी हुई थी। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक पंखे से लटकने के लिए पर्याप्त जगह थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए एक बार फिर से फॉरेंसिक टीम घटना के हालातों का अच्छी तरह जायजा लेना चाहती है। ऐसे में खबर ये भी है कि सीबीआई दोबारा पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। सुशांत केस में अब सीबीआई की सीएफएसएल लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में सुशांत के दिमाग का अध्ययन सीबीआई की फॉरेंसिक टीम करेगी। सुशांत के लिखे नोट्स, किताब, व्हाट्सएप मैसेज, चैट, सोशल मीडिया पर लिखी हुई तमाम पोस्ट के जरिए सीबीआई फॉरेंसिक टीम सुशांत की मनोदशा समझने की कोशिश करेगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के तहत सुशांत के परिवार, दोस्तों, करीबियों, उनके साथ रहने वाले कर्मचारियों से सुशांत की मनोदशा, व्यवहार के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। सुशांत की मौत के दिन से लेकर पहले के कुछ दिनों में सुशांत के व्यवहार, रहन सहन, दिनचर्या का अध्ययन करेगी सीबीआई। देश में तीसरी बार किसी बहुचर्चित मामले की सीबीआई की सीएफएसएल टीम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। इसके पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली में बुराड़ी में हुई 11 आत्महत्याओं में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी। कल सीबीआई की एक टीम मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंची, जहां अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ की गई। इसी अस्पताल में सुशांत के शव का पोस्टमार्टम हुआ था। सीबीआई की टीम ने शवगृह का मुआयना भी किया। दरअसल सुशांत की मौत के बाद कूपर अस्पताल पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के टाइम का जिक्र नहीं था। हालांकि बाद में सीबीआई की पूछताछ में अस्पताल की ओर से साफ किया गया कि सुशांत की मौत पोस्टमार्टम से करीब 10 से 12 घंटे पहले हुई थी। अस्पताल में पोस्टमार्टम रात को करीब 11 बजे हुआ था, यानी यह वही वक्त था जब सुशांत के घर में मौजूद लोग सुशांत की मौत की बात कह रहे थे।
सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट पर एक्सपर्ट कमेंट लेने के लिए रिपोर्ट को एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पास भेजा गया है। यही नहीं, सीबीआई सुशांत का विसरा भी फिर से टेस्ट करवाने की सोच रही है। सुशांत ने खुद फांसी लगाई थी या किसी ने मौत के बाद बेहोशी में उसे लटकाया था, ये सवाल खड़ा हुआ है, जिसका खुलासा डॉक्टर सुधीर गुप्ता के विसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाँच करने के बाद मालूम पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से सुशांत केस में अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी ने रिया और महेश की चैट को लेकर हमला किया है और रिया को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। वहीं महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने विवादित बयान देते हुए सुशांत पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। 10 साल पुरानी 5 मंजिला इमारत देखते ही देखते भरभराकर गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 25 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रात भर राहत और बचाव का काम चलता रहा, जो अब भी जारी है। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। इमारत में कुल 41 फ्लैट थे, इनमें कुल 85 लोग रहते थे। 60 लोग सुरक्षित हैं, 20 को मलबे से निकाला गया है, लेकिन 25 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बाहर निकालने का काम तुरंत शुरू किया गया। देर रात एनडीआरएफ की 3 टीमें भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया। ये इमारत मलाड के इलाके में थी और बीते दिनों हुई जोरदार बारिश के चलते कमजोर हो गई थी। इमारत के गिरने के बाद भारी शोर के साथ आसमान में धूल का गुबार उठा और चीख पुकार मचने लगी। बचाव और राहत मुहिम के लिए रास्तों को खाली कराया गया। पुणे से एनडीआरएफ की टीम रात को ही पहुंच गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे पर चिंता जताई और फौरन वहां के विधायक और कलेक्टर से बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्विटर पर इस हादसे को लेकर चिंता जताई और मलबे में दबे लोगों के लिए प्रार्थना की। दिल्ली से आईएसआईएस का जो आतंकी गिरफ्तार किया गया था, उसके बलरामपुर स्थित घर पर तलाशी का अभियान पूरा हो गया है। जो विस्फोटक, सुसाइड जैकेट और बारूद मिला है, उससे साफ है कि वो बड़ी साजिश का हिस्सा था और फिदायीन हमले के लिए पूरी तरह तैयार था। अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम काफी वक्त से आईएसआईएस के अलग अलग हैंडलर के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बलरामपुर के भुसाली गाँव में उसके घर से तबाही का सामान बरामद किया। काफी समय से आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ विस्फोटक जमा कर रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आईएसआईएस आतंकी को दिल्ली ले जा चुकी है, लेकिन जब से गांव वालों को अबू यूसुफ के आईएसआईएस कनेक्शन का पता चला है, पूरे गांव में मुर्दनी छाई है। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि आतंकी अबू यूसुफ का इरादा राम मंदिर पर हमले का भी था और वो जाकिर नाइक से प्रभावित था। हालांकि घर वाले इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियां उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं, जो हिंदुस्तान की तबाही का मंसूबा पाले था। जब आज तक की टीम आतंकी के अड्डे पर पहुंची तो भोसाही गांव का कोई भी व्यक्ति मुस्तकीन उर्फ अबू यूसुफ के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। गांव वालों ने बताया कि इकलौता परिवार है जो वहाबी सोच का है और बेहद कट्टर है। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद बाढ़ का मंजर है। कई इलाकों में पानी भर गया है। स्वामी नारायण मंदिर के पिछले हिस्से में पानी भर गया है। ये मंदिर गोंडल इलाके में है। पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के दूसरे शहरों में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। मोरबी इलाके में बाढ़ में 30 लोग फंस गए हैं। इनको एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। ये लोग एक गांव में अपने खेतों में फंस गए थे। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद सभी को निकाल लिया गया है। जिला प्रशासन ने इनके रहने का इंतजाम किया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। नदियों के बीच से गुजरने वाले पुलों पर भी पानी आ गया है। 2 दिन के भीतर शहर में 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ के खतरे के बीच लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। कुछ नदियों पर बने पुलों को लोग तेज बहाव के बीच पार करते नजर आए। कोई पैदल तो कोई बाइक पर पानी की तेज धार को पार करने की कोशिश कर रहा था। भागलपुर खगड़िया सीमा में सवारियों से भरी एक नाव गंगा नदी में पिलर से टकरा गई। इसके बाद कई नाव सवार उफनती नदी में जा गिरे, जिससे कई लोग घायल हो गए, जिसमें एक यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा बड़ा हो सकता था अगर पीछे से आ रही दूसरी नाव के लोगों ने यात्रियों को डूबने से न बचाया होता। इस घटना में एक यात्री लापता है। बिहार के समस्तीपुर जिले में बागमती नदी ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ की ड्रोन से ली गई तस्वीरों में अब भी तमाम गांव डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं।
जिले के कल्याणपुर प्रखंड में अब भी स्कूल की इमारत और कई मकान बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिले के करीब 2,70,000 लोग सैलाब का सितम झेल रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा में भारी बारिश के बाद तालाब का किनारा टूट गया, जिससे लाखों मछलियां बाहर भागने लगी। फिर क्या था, गांव के सैकड़ों लोग मछली पकड़ने के लिए टूट पड़ी। किसी को कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तक नहीं रहा। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश से मुरादाबाद में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यहां बहने वाली रामगंगा नदी उफान पर है, जिससे हजारों एकड़ फसल बर्बाद होने का खतरा है। नदी के पानी से सड़कों में कटाव होने से कई गांव मुख्यालय से कट गए हैं। नैनीताल मुरादाबाद हाईवे भी बाढ़ की चपेट में है, जिसका असर ट्रैफिक पर पड़ा है। अयोध्या में सरयू नदी अपना दायरा तोड़कर बहने लगी है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। लोग खतरा मोल लेकर सड़क को पार कर रहे हैं। जिले के कई ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे न सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है, बल्कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। राजस्थान के धौलपुर जिले में काली सिंध बांध और कोटा बराज लबालब भरने के बाद गेट खोल दिए गए हैं, जिससे यहां का पानी चंबल नदी में पहुंच रहा है। इसकी वजह से चंबल नदी खतरे के निशान को पार कर 2 मीटर ऊपर बह रही है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है और लो लाइन इलाकों से ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा है। लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे जा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया। इसकी वजह से महादेव मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु और पुजारी उफनते नाले के बीच फंस गए। जब तक इन्हें रेस्क्यू किया जाता, नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया और 2 कारों के साथ 3 दोपहिया वाहनों को बहा ले गया। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा, जिसकी वजह से मछेंद्रू नदी उफान पर है। यहां फोफनी तहसील में ग्राम पंचायत की टंकी नदी के बाढ़ की चपेट में आ गई और कटान के चलते नदी की धार में बह गई। नदी का वेग कितना तेज है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पानी की टंकी करीब 1 किलोमीटर बहने के बाद एक खेत के किनारे मिली। गुजरात का कच्छ इलाका भी सैलाब का सितम झेल रहा है। करीब 45 दिन से हो रही बारिश से तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं, जिसका असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। यहां मकान, दुकान और खेत खलिहान सब बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ों के टूटने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के यमुनोत्री नेशनल हाईवे NH 94 पर एक पहाड़ी अचानक टूटकर गिर पड़ी। महज 10 सेकंड में पहाड़ी टूटकर नदी और सड़क पर आ गिरी। गनीमत रही कि उस वक्त हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं जा रही थी, वरना जान माल का नुकसान हो सकता था। इसकी वजह से यमुनोत्री हाईवे को बंद करना पड़ा है। सड़क को साफ करने के लिए मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से दिक्कतें पेश आ रही हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पद पर बने रहने का फैसला किया है। सोमवार को हुई CWC की बैठक में सोनिया ने इस्तीफे की पेशकश की थी
और पार्टी को नया अध्यक्ष चुनने के लिए कहा था, लेकिन पार्टी के दबाव के चलते सोनिया अंतरिम अध्यक्ष पद पर बने रहने को राजी हो गई हैं। पार्टी का एक धड़ा राहुल गांधी के कांग्रेस की कमान संभालने के पक्ष में है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि CWC की बैठक में राहुल इसके लिए तैयार नहीं हुए। CWC की बैठक के बाद कांग्रेस में एक और बवाल उठ खड़ा हुआ। दरअसल बैठक से पहले कांग्रेस के 24 नेताओं ने एक खत लिखकर पार्टी में नीचे से ऊपर तक बदलाव के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन बैठक के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी इस चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर खफा दिखे। राहुल का कहना था कि जब सोनिया बीमार थी तो ऐसी चिट्ठी लिखना सही नहीं था। ऐसी अटकलें भी थी कि राहुल ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगाया। इसके बाद कपिल सिब्बल समेत कुछ कांग्रेस नेताओं ने इस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने इस बात को खारिज कर दिया कि राहुल ने बीजेपी से साठगांठ की बात कही है। इसके बाद सिब्बल के सुर भी नरम दिखे। राहुल के अपनी पार्टी के नेताओं पर बीजेपी से साठगांठ वाली अटकलों पर बीजेपी बिफर गई। उमा भारती से लेकर MP के CM शिवराज सिंह ने भी कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा है। उमा के मुताबिक कांग्रेस का यही हाल रहा तो 2 से 3 साल में देश से विपक्ष खत्म हो जाएगा। वहीं शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस में सच बोलने वालों को जमींदोज कर दिया जाता है। राजस्थान के 6 BSP विधायकों के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी को निर्देश दिया है कि वो इस मामले का निपटारा करें। दरअसल सुनवाई के दौरान स्पीकर ने कहा था कि उन्होंने इस मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है, जिसके आधार पर कोर्ट ने ये आदेश दिया। बीजेपी और BSP के सामने स्पीकर के अंतिम फैसले को चुनौती देने का विकल्प अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही थी, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारी कार्यवाही खत्म कर दी है। बागपत पुलिस ने बीजेपी नेता संजय खोखर की हत्या के आरोप में 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। छपरौली में पुलिस एनकाउंटर के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम है। इनके नाम सागर बालियान और सागर गोस्वामी हैं। टीकमगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। उन्हें फांसी लगाने को मजबूर करने के आरोप में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिला और 9 पुरुष आरोपी हैं। पीड़ित परिवार ने सुसाइड नोट में आरोपियों के खिलाफ आरोप लगाया था कि जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद इन लोगों ने पैसे नहीं दिए। झारखंड के जामताड़ा में एक महिला को जिंदा जलाकर मार डाला गया। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया है, जबकि महिला के पति का कहना है कि उनकी पत्नी ने खुद को आग लगाई है। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद असली कारणों का पता चलेगा। यूपी के प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में कश्मीर में तैनात फौजी और उसके भाई ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि खेत में मवेशी घुसने के विवाद में पुलिस ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए उन्हें जमकर पीटा और अभद्रता की। फौजी ने दरोगा पर वर्दी फाड़ने का आरोप भी लगाया। उधर पुलिस ने फौजी और उसके भाई पर मारपीट करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज कराया है। फिलहाल अदालत ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया है। लुधियाना के सुंदर नगर में एक होजरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री मालिकों का आरोप है कि दमकल की गाड़ियां देरी से पहुंची, इससे आग पूरी फैक्ट्री में भड़क गई, जबकि दमकल का कहना है कि तंग गलियां होने के चलते उन्हें पहुंचने में मुश्किल हुई। कोयले की खादानों के लिए मशहूर धनबाद में दिन दहाड़े जमकर बम फोड़े गए और गोलियां बरसाई गईं। यहां के ईस्ट बसूरिया में BCCL के 2 कर्मचारी गुटों में आउटसोर्सिंग को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद 12 राउंड गोलियां दागी गईं और कई बम फोड़े गए। इस वारदात में कई लोगों के सिर फूट गए और कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रामनगरी अयोध्या में भजन गायक देवेंद्र पाठक मुश्किलों में फंस गए हैं। दिल्ली की एक महिला ने डीजीपी से फरियाद लगाई। उसके बाद भजन गायक के खिलाफ रेप, धोखाधड़ी और जबरन गर्भपात कराने का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कन्नौज में जमीन रंजिश में 2 युवक आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने झगड़े का वीडियो रिकॉर्ड किया और वायरल कर दिया। मारपीट का ये वीडियो 23 अगस्त का है। वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। बिहार के रक्सौल में भी मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां आधा दर्जन दबंगों ने एक युवक को जमकर लात घूंसों से पीटा। दरअसल युवक के घर वालों ने दबंगों के खिलाफ पहले एक केस दर्ज कराया था और उसे वापस लेने का दबाव बना रहे थे। जब युवक के परिजनों ने उनकी बात नहीं मानी तो दबंगों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। खट्टर ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। साथ ही हाल के दिनों में अपने संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन होने और कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास से जुड़े करीब 1 दर्जन लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। स्पीकर के पहले विधानसभा के 6 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल आज से फिर ड्यूटी पर लौट रहे हैं। लव अग्रवाल कोरोना को मात दे चुके हैं। 14 अगस्त को उन्होंने अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। लव अग्रवाल के बाद स्वास्थ्य विभाग के एक और अफसर कोरोना संक्रमित हुए थे। लव अग्रवाल लॉकडाउन के दौरान रोजाना केंद्र सरकार की ओर से कोरोना आंकड़ों की जानकारी देते थे। आठ बार के ओलंपिक चैंपियन उसेन बोल्ट ने कोरोना टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट के इंतजार में है। उसने एहतियात के तौर पर खुद को क्वारंटीन कर लिया है। हाल ही में अपने जन्मदिन के दौरान बोल्ट ने एक पार्टी दी थी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया था। इसके बाद ही उनके कोरोना संक्रमित होने की अटकलें लग रही थी, जिसके बाद बोल्ट ने ट्विटर पर एक वीडियो डालकर ये जानकारी दी। बोल्ट के मुताबिक उन्हें अभी तक कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं। अमेरिका में एक और अश्वेत के पुलिस की गोलीबारी में घायल होने के बाद हंगामा और आगजनी हुई है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के मुताबिक विस्कॉन्सिन में एक अश्वेत ने पुलिस की गाड़ी का दरवाजा खोला, तभी पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया और 7 गोलियां मारी। फिलहाल उसकी हालत गंभीर है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार किया है। ट्रंप ने बाइडेन की उम्र को लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन बाइडेन ने कहा कि वो राष्ट्रपति के तौर पर 2 कार्यकाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो उस वक्त भड़क गए जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या उनकी पत्नी का एक कथित भ्रष्टाचार की स्कीम से संबंध है। सवाल के जवाब में बोल्सोनारो ने पत्रकार से कहा कि वो उसके चेहरे पर मुंह पर घूंसा मारना चाहते हैं। कोरोना संकट के चलते न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में लॉकडाउन की अवधि और आगे बढ़ा दी गई है और नियम ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। सोमवार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सभी के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। न्यूजीलैंड की मस्जिद में ऑटोमेटिक हथियारों से हमला कर 51 लोगों की जान लेने वाले ब्रेंटन टैरेंट की सजा पर सुनवाई शुरू हो गई है। इस दौरान अदालत में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सुनवाई अगले 4 दिन तक चलेगी। अरब गैस पाइपलाइन में हुए विस्फोट से सीरिया में बिजली गुल हो गई है। माना जा रहा है कि यह घटना पाइपलाइन हमले की वजह से हुई। हमले की जगह से आई तस्वीरों में विस्फोट के बाद आग की लपटें दिख रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।